हम लोग इस वीडियो में भूगोल के दूसरे नंबर चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है कृषि, तो हम आपको इस वीडियो में कृषि के बारे में ही बताएंगे, जिसे अंग्रेजी में एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और कृषि चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका जो यह चैप्टर है इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। इसलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में और विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे भी जितने सारे वीडियो हम अपलोड करें सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि कह रहा है कृषि के महत्व को बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कृषि होता क्या है। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि कृषि का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी होता है, जो खेती करते हैं उन्हीं को कृषि कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ खेती करना ही कृषि नहीं कहलाता है। कृषि के अंतर्गत बहुत सारे काम आते हैं, जैसे मत्स्य पालन, जो मछली पालन होता है वह भी कृषि के अंतर्गत आता है। मुर्गा पालन हो जाता है वह भी कृषि के अंतर्गत आ जाता है। भेड़ पालन यानी कि जो पशु पालन भी होता है ना, वह भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए कृषि में खेती बाड़ी तो आता ही है, उसके अलावा पशुपालन भी आता है। तो आप लोगों को कृषि के बारे में ध्यान देना होगा, और कृषि का क्या क्या महत्व होता है पहला नंबर क्वेश्चन में आपको यही चीज लिखना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि कृषि का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले आपको कृषि के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना होगा। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है कहने का मतलब कि भारत के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। यहाँ कुल जनसंख्या का 70% आबादी कृषि पर निर्भर रहता है। 70% आबादी कहने का मतलब समझिए कि 100 में से 70 आदमी है जो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन अब इसकी संख्या घटकर 52% हो गई है। मतलब पहले क्या था कि 100 में से 70 आदमी सिर्फ कृषि पर ही निर्भर रहता था। अगर कृषि अच्छा खासा हो जाता था तो बेचारे का जीवन यापन चल जाता था किसान लोगों का। और लेकिन जब कृषि अच्छा नहीं हो पाता था तो उनका जीवन यापन अच्छे तरीके से नहीं चलता था। तो पहले क्या होता था कि अधिकांश लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन पहले देखिए यहाँ पर आप डाटा देख रहे हैं कि पहले 70% आबादी कृषि पर निर्भर रहता था, लेकिन अब यह घट करके 52% हो गया है। चलिए, तो कृषि के बारे में हम आपको बता दिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कुल जनसंख्या का 70% आबादी कृषि पर निर्भर रहता है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 52% हो गई है। अब कृषि के प्रमुख महत्वपूर्ण महत्व क्या क्या होते हैं, प्रमुख महत्व क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि कृषि जीविकोपार्जन का साधन है। जीविकोपार्जन कहने का मतलब होता है कि अपना जीवन यापन जो करते हैं उसका प्रमुख साधन कृषि ही होता है। तो प्रमुख महत्व में हो जाएगा कि सबसे पहला कि कृषि जीविकोपार्जन का साधन है। दूसरा हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय में भी इसका योगदान होता है। ठीक है, जो देश का या फिर राज्य का जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें भी कृषि का बहुत अधिक योगदान होता है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है कि पशुपालन में सहायक होता है। हम आपको शुरुआती दौर में ही बताए, शुरू में ही बताए कि जो कृषि होता है उसमें पशुपालन भी आता है, तो पशुपालन में भी सहायक होता है। चौथा हो जाएगा कि विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। देखिए, जो खाद्यान्न उपलब्ध होता है पूरे विश्व के लोगों के लिए, जो खेती बाड़ी नहीं करते हैं उनका भी जो जनसंख्या होता है वह पूरा उनका जनसंख्या जो नौकरी चाकरी करते हैं बाहर में रह करके, वह सभी लोग खाद्यान्न के लिए कृषि पर ही निर्भर होते हैं। तो इसलिए चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा कि विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। और पांचवा हो जाएगा कि कृषि उद्योगों में कच्चा माल भी जुटाता है। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कि कच्चे माल पर डिपेंड रहते हैं। यदि उनको कच्चा माल नहीं मिलेगा तो उनका उद्योग ही बंद हो जाएगा। इसलिए जो कृषि होता है उद्योगों में कच्चा माल भी जुटाते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कृषि के महत्व को बताइए। तो आपको 5 महत्व यहाँ पर हम आपको बताए। सबसे पहला बताए कि कृषि जीविकोपार्जन का साधन है।
दूसरा नंबर बताए कि राष्ट्रीय आय में भी योगदान है। उसके बाद बताए कि पशुपालन में सहायक है। उसके बाद बताए कि विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। और पांचवा नंबर बताए कि कृषि उद्योगों में कच्चा माल भी जुटाता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको इस क्वेश्चन में शपथ गहनता के बारे में बताना है कि शपथ गहनता होता क्या है और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर VVI क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने के पहले देखिए ऊपर में कुछ पॉइंट लिखा गया है कि चावल के उत्पादन में पहला देश चीन है, मतलब विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन चीन में होता है। दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया का स्थान है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि चावल के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान कौन से देश का है, तो आपको बताना है चीन का। और यदि भारत का स्थान पूछा जाए तो आपको दूसरा नंबर पर बताना है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, हो सकता है कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था कि शपथ गहनता किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका जवाब होगा कि एक भूमि के टुकड़े में एक वर्ष में एक से अधिक फसल का उत्पादन करना ही शपथ गहनता कहलाता है। कहने का मतलब आप उदाहरण से समझिए। मान लिया जाए कि हमारा यह 1 या 2 एकड़ का कोई जमीन का टुकड़ा हो गया। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो इसमें चावल की खेती हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही चावल की खेती पूरा हो जाता है, मतलब धान को काट लिया जाता है, इसमें हम लोग गेहूं बोन देते हैं। तो चावल और गेहूं 2 फसल हो गया। हो सकता है कि गेहूं काटने के बाद इसमें मूंग बोन दिया जाए तो 3 फसल हो जाते हैं। तो कह रहा है शपथ गहनता में कि एक भूमि के टुकड़े में एक वर्ष में एक से अधिक फसल का उत्पादन करना ही शपथ गहनता कहलाता है। यानी कि अगर एक वर्ष में एक फसल ही हो रहा है तो वह शपथ गहनता नहीं कहलाएगा, लेकिन एक वर्ष में कोई भूमि के टुकड़ा है उसमें एक से अधिक फसल का उत्पादन हो रहा है तो उसे हम लोग शपथ गहनता कहते हैं। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर भी बताया गया है कि मोहन के पास 2 हेक्टेयर भूमि है। पहली बार वह धान रोप देता है और दूसरी बार गेहूं रोप देता है, और जब गेहूं भी हो जाता है उसके बाद जायद फसल लगा देता है। तो शपथ गहनता मतलब क्या हो जाएगा कि कुल बोया गया क्षेत्र एवं फसल गुने 100 बटा कुल बोया गया क्षेत्र। अब क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं कि जो शपथ गहनता को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला इसमें हो जाएगा सिंचाई। यदि सिंचाई का उत्तम व्यवस्था नहीं रहेगा तो कैसे एक से अधिक फसल को आप लगा सकते हैं, संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारण सिंचाई है। उसके बाद हो जाएगा उत्तम बीज। यदि आपका बीज अच्छे क्वालिटी का है, उत्तम है, तो आपका जो फसल है वह समय पर होगा और समय पर आप उसे काट सकेंगे। इसलिए उत्तम बीज का भी बहुत अधिक योगदान होता है शपथ गहनता कृषि में। उसके बाद होता है उर्वरक। उर्वरक के बाद होता है कीटनाशक, और कीटनाशक के बाद होता है यांत्रिकरण। यांत्रिकरण कहने का मतलब कि जो मशीन होता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, मतलब कि जो मशीन से खेती होता है उसी को हम लोग यांत्रिकरण कह सकते हैं। तो शपथ गहनता को प्रभावित करने वाले 5 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला सिंचाई, दूसरा उत्तम बीज, उसके बाद उर्वरक, उसके बाद कीटनाशक और उसके बाद यांत्रिकरण। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप शपथ गहनता और शपथ गहनता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में विस्तार रूप से समझ गए होंगे। हम एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। शपथ गहनता कहने का मतलब होता है कि एक भूमि के टुकड़े में एक साल में एक से अधिक फसल को लगाना शपथ गहनता कहलाता है, और उसके प्रभावित करने वाले कारक को आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है जो भी बहुत अधिक VVI क्वेश्चन है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको इस वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये मत समझिएगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, क्योंकि हम जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे गेस क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर VVI लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चावल के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। तो देखिए हम आपको ऊपर में बताए थे एक पॉइंट कि चावल के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है भारत का और तीसरा स्थान है इंडोनेशिया का। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा चावल उत्पादन के भौगोलिक दशा। चावल भारत का प्रमुख प्रथम खाद्यान्न फसल है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। मतलब भारत की जो जनसंख्या है वह अधिकांश जनसंख्या है वह चावल पर ही निर्भर करती है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है।
आप लोग ध्यान रखिएगा, चावल खरीफ फसल है, और यदि गेहूं की बात कर लिया जाए तो गेहूं रबी फसल में आ जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि इनमें से खरीफ फसल कौन सा है, और ऑप्शन में चावल दे देगा। गेहूं के बारे में पूछ देगा कि यह किस प्रकार का फसल है, तो आपको रबी फसल बताना है। चावल और गेहूं दो मुख्य कॉमन चीज होते हैं, इसलिए आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। यहाँ से भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कि चावल की बुआई कौन से महीने में किया जाता है, जून जुलाई। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता है, बीच में से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है और आपके एग्जाम में डाल दिया जाता है, और लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ से पूछा गया है। कहीं बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिए, इस 2 लाइन में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। यहाँ पर बन गया कि चावल एक प्रकार का खरीफ फसल है, और यहाँ पर बन गया कि इसकी बुआई जून जुलाई में होती है। देखिए, अब हम आपको बुआई के बारे में तो बता दिए कि चावल का बुआई जून जुलाई में होता है, लेकिन धान का जो कटाई होता है वह अक्टूबर नवंबर के महीने में किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बुआई होता है जून जुलाई में और कटाई होता है अक्टूबर नवंबर में। देखिए, यहाँ पर ऊपर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, चावल के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल, WB लिखा हुआ है, इसका मतलब वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चावल के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो देखिए, हम आपको बताएं चावल के बुआई और कटाई के बारे में। चावल का बुआई जून जुलाई के महीने में और कटाई अक्टूबर नवंबर के महीने में, जैसे कि आप सभी लोग करीब करीब इसके बारे में जानते भी होंगे। चावल के उत्पादन में विश्व का पहला स्थान चीन तथा दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान इंडोनेशिया का है, जैसा कि हम आपको ऊपर में ही बता चुके हैं। पहले स्थान पर किसका नंबर आता है, चीन का, दूसरे पर आता है भारत का, और तीसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। जबकि भारत के पश्चिम बंगाल धान के उत्पादन में अग्रणी है। अभी अभी हम आपको बताएं वेस्ट बंगाल, जिसे हिंदी में ही पश्चिम बंगाल बोला जाता है। अभी हम आपको बताएं कि भारत में सबसे अग्रणी राज्य चावल के उत्पादन में वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है, जो कि धान के उत्पादन में अग्रणी है। इसके अलावा यूपी, पंजाब और आंध्र प्रदेश भी अग्रणी राज्य हैं। यानी कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही चावल नहीं होता है, सबसे अधिक मात्रा में होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सभी राज्य भी पीछे नहीं है। करीब करीब सभी राज्य जो हैं वो अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है चावल के बारे में महत्वपूर्ण बात। सबसे पहला चीज हम आपको बताएं कि जो यह चावल है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि चावल धान से बनाया जाता है और धान खरीफ फसल में आ जाता है, जिसकी बुआई हम आपको बताएं कि जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर महीने में किया जाता है। उसके बाद हम आपको बताएं कि चावल के उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है और तीसरे नंबर पर कौन है, जिसमें हम आपको बताएं चीन, भारत और इंडोनेशिया का नाम। उसके बाद हम आपको बताएं कि भारत में सबसे अग्रणी राज्य कौन है चावल के उत्पादन में, तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के बारे में बताएं। उसके अलावा हम आपको बताएं कि और भी कई राज्य हैं जहां पर चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया इत्यादि। तो इतना आपको चावल के बारे में पहले लिखना पड़ेगा। अब इसमें पूछ रहा था कि इसके भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भौगोलिक दशाएं कहने का मतलब होता है कि बोते समय कितना तापमान रहना चाहिए, उसके काटते समय कितना तापमान रहना चाहिए, धान के बुआई के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या दशाएं होती है, भौगोलिक दशाएं चावल के उत्पादन के लिए। तो देखिए, सबसे पहला हो जाएगा कि धान बोते समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस और काटते समय 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है जो कि पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चावल बोते समय कितना तापमान रहना चाहिए, धान को बोते समय, धान को जब बढ़ रहा है तो उस समय कितना तापमान चाहिए, धान को जब हम लोग काटते हैं तो उस समय कितना तापमान चाहिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, धान बोते समय तापमान रहना चाहिए 21 डिग्री, बढ़ते समय तापमान रहना चाहिए 24 डिग्री और धान को काटते समय तापमान रहना चाहिए
27 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए, दूसरा जो भौगोलिक दशा है कि वह है कि जलोढ़ और दोमट मिट्टी होना चाहिए। यदि मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और दोमट मिट्टी है तो उसमें धान की कृषि अच्छी खासी हो जाती है। तो सबसे पहला तो उसका तापमान होता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए, और दूसरा भौगोलिक दशा जो कि इम्पोर्टेंट है कि जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी होना चाहिए। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि धान के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है बारिश। ठीक है, यदि बारिश जिस साल नहीं होता है तो उस साल अकाल पड़ जाता है, यानी कि धान नहीं होता है। तो सबसे पहला चीज होता है धान के लिए बारिश होना, यानी कि धान के लिए पानी सबसे अधिक जरूरी होता है। तो बारिश का मात्रा कितना होना चाहिए? तो वर्षा की जो मात्रा है वह 125 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि बारिश 125 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है तो धान की कृषि अच्छी खासी होती है। इसलिए जो वर्षा की मात्रा है वह 125 से 200 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अब देखिए, आप लोगों के घरों में धान की खेती होता होगा, जरूर होता होगा। आप लोग देखते होंगे कि धान में सबसे अधिक भार पड़ता है धान को उपजाने में, तो उसमें मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। तो चौथा पॉइंट यही हो जाएगा कि धान के उत्पादन में मानव श्रम की अधिकता होती है, यानी कि उसमें अधिक परिश्रम लगता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। देखिए, थोड़े बहुत हम भी जानते हैं चावल और गेहूं के कृषि के बारे में, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, चावल में क्या होता है कि उसमें लगातार पानी रहना चाहिए धान वाले खेत में, लेकिन गेहूं में ऐसा कोई बात नहीं रहता है। गेहूं 2-3 पानी अगर गेहूं को मिल जाता है तो वह अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन धान में की खेती में क्या होता है कि उसमें हर एक समय पानी रहना ही चाहिए। यदि नहीं रहेगा तो धान का जो पौधा होता है वह मरने लगता है। तो इसलिए इसमें मानव श्रम की अधिकता होती है। वर्षा जल की मात्रा अधिक इसमें चाहिए, जलोढ़ मिट्टी चाहिए या फिर दोमट मिट्टी चाहिए, और उसके अलावा तापमान पर भी कंट्रोल होना चाहिए। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि तैयार फसल का पहचान सुनहरा पीला रंग का हो जाता है, यानी कि जब धान पक जाता है तो उसका रंग जो होता है वह सुनहला हो जाता है, यानी कि सोने के रंग का हो जाता है, हल्का लाल के जैसा। तो यही 5 भौगोलिक दशा था जो कि धान के लिए महत्वपूर्ण था। एक बार फिर से हम रिवीजन करते रहें, आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला, धान बोते समय तापमान 21 डिग्री, बढ़ते समय 24 और काटते समय 27 डिग्री होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, 21, 24 और 27। देखिए, हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाएं। तो देखिए, 21 में जब हम लोग जोड़ेंगे 3 तो हो जाता है 24, और जब 24 में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 27। तो आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि इसमें 3-3 जोड़ते चला जाना है। रोपते समय 21, तो बढ़ते समय उसमें जोड़ देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 24। उसके बाद काटते समय फिर से उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो 21, 24 और 27 ध्यान रखना है। अब देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट हम आपको बताए जलोढ़ और दोमट मिट्टी होना चाहिए। उसके बाद हम आपको बताए कि वर्षा की मात्रा 125 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद हम आपको बताए कि मानव श्रम की अधिकता, यानी कि उसमें अधिक परिश्रम लगता है, इसलिए मानव श्रम की उसमें अधिकता होनी चाहिए। और पांचवा बताए कि जब फसल तैयार हो जाता है तो उसका रंग जो होता है वह सुनहरा पीला रंग का हो जाता है। उसका पहचान यही है, जब धान का रंग पीला हो गया या फिर सुनहरा हो गया तो समझ जाइए कि धान पक गया है, वह काटने लायक हो गया है। तो देखिए, चावल और चावल के भौगोलिक दशा के बारे में हम आपको बहुत ही सरल भाषा में और विस्तार से बताए, और आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा था। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन है कि चाय के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर चावल यानी कि धान के भौगोलिक दशा के बारे में बताए, अब क्वेश्चन पूछ रहा है चाय के भौगोलिक दशा। और जो यह वाला भी क्वेश्चन है चाय के भौगोलिक दशा के बारे में वर्णन करे, यह भी VVI क्वेश्चन है, यानी कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी जरूर देखिएगा। लेकिन हम आपको इस क्वेश्चन के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन शेष बच गए हैं, सारे क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।